नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो हमने पिछले पीरियड में पहला अध्याय बड़े घर की बेटी, इस अध्याय के लेखक परिचय और एक थोड़ा सा पाठ की पढ़ाई की थी। तो आज हम इस पाठ के आगे का भाग को पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के प्रमुख पात्र और एक बार फिर से देखिए, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के पिता। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे, लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे, भूप सिंह आनंदी के पिता, आनंदी श्रीकंठ की पत्नी। ये सभी पात्र हैं। तो अब हम आज के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की है, यानी कि एक बड़े उन्नत घराने की, उच्च घराने की वह एक लड़की है। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी कि उनके पिताजी एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार का काम करते थे, अधिकार पर थे। तो उनका विशाल घर था। उनके घर के सामने एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे का अर्थ है हद्दू अथवा गिड़ुग पक्षी। तो झाड़, फानुसे, तो झाड़ फानुस, यानी कि इसका अर्थ है गार्डन। तो अनरेरे मजिस्ट्रेटी और रुन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है। तो ये सभी भोग्य पदार्थ, आयुषारामी पदार्थ, यानी कि जो तालुकेदार के घराने में जो भी चीजें चाहिए थी वो सभी यहाँ भी विद्यमान थे, यानी कि शोभायमान थे अथवा उपलब्ध थे। तो उनका नाम था भूप सिंह। भूप सिंह कौन है? यह आनंदी के पिताजी। तो बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे भूप सिंह, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। तो भूप सिंह एक बहुत ही प्रतिभाशाली अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे पुरुष थे, पर दुर्भाग्य अवस्था से यहाँ पर एक भी लड़का उन्हें नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही। तो भूप सिंह को कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां हैं। तो बच्चे नहीं हैं, तो लड़के नहीं हैं। तो पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर कर दिए। तो 7 लड़कियां थी, तो पहले उत्साह में, उल्लास में, उमंग में उन्होंने क्या किया? 3 ब्याह यानी कि 3 शादियां दिल खोलकर इसका अर्थ है बहुत ही ज्यादा खर्चा करके कर दिया। लेकिन पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। तो यानी कि 3 लड़कियों की शादी दिल खोलकर करने से, खर्चा कर करने से यहाँ पर भूप सिंह के सिर पर 15 से 20 हजार रुपयों का कर्जा यहाँ पर उनके सिर पर आ गया। तो वह उनकी आंखें खुली, यानी कि तब वह जागृत हो जाता है। हाथ समेट लिया, यानी कि खर्चा कम कर लिया। तो यहाँ पर आनंदी जो थी, इस पाठ का मुख्य कैरेक्टर आनंदी जो थी, वह चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, यानी कि यहाँ पर अधिक से अधिक रूपवती आनंदी थी। तो इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। तो कदाचित रूपवती बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर माता पिता प्यार ज्यादा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी आनंदी को भूप सिंह जी बहुत ही आदर के साथ प्यार करते थे। तो सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में
थे कि इसका विवाह कहाँ करे। तो भूप सिंह को बड़ी चिंता लगी थी आनंदी की शादी की, आनंदी की शादी की, कहाँ इनका ब्याह किया जाए, कहाँ इनका विवाह किया जाए। न तो विवाह करे, न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। यानी कि वह भूप सिंह अभी क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर आनंदी की शादी में खर्चा भी ज्यादा न हो और वह आनंदी समझे कि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, ऐसे न समझे, ऐसा घराने में वह शादी करना चाहते थे। यानी कि खर्चा भी यहाँ पर ज्यादा न हो और आनंदी को घराना भी अच्छा मिले, यह उनके पिताजी चाहते थे। तो एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आता है, यानी कि किसी का चंदे का रुपया मांगने आते हैं। तो शायद नगरी प्रचार का चंदा होगा। तो भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए, यानी कि उनके स्वभाव पर रिझ जाना, यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि यहाँ पर श्रीकंठ जी का स्वभाव देखकर उन्हें बहुत ही वह लड़का पसंद आ जाता है। श्रीकंठ किसे, भूप सिंह से, आनंदी के पिता से। तो धूमधाम यहाँ पर से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। तो बड़े धूमधाम से यहाँ पर आनंदी और श्रीकंठ जी का यहाँ पर विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा, यानी कि आनंदी अपने पति के घर में आ जाती है, श्रीकंठ के घर में आ जाती है, तो वहां का रंग ढंग कुछ और ही देखा। यानी कि यहाँ पर रंग ढंग, रीति पद्धति, ऐसे हम कन्नड़ में जैसा पर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर रहने का रहन सहन, ऐसे भी हम कह सकते हैं, रहने का तरीका। तो जिस टिम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को न थी, यानी कि वह बचपन से उनके घर में जो टिम यानी कि यहाँ पर एक सजावट, श्रृंगार, अलंकार जो उनके घर में था, आनंदी के घर में, तो वह श्रीकंठ के घर में देखने के लिए नाम मात्र सा भी न पर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। न हाथी घोड़े का तो यहाँ पर कहना ही क्या, यानी कि हाथी और घोड़े नहीं थे यहाँ पर। कोई सजी हुई सुंदर बहली तक यहाँ पर नहीं थी। रेशमी सिल्पर साथ लाई थी आनंदी शादी में, पर यहाँ बाग कहाँ, यानी कि आनंदी पति के घर में बाग में घूमने के लिए रेशमी श्रीफल लाई थी, पर यहाँ पर रेशमी श्रीफल डालकर घूमने के लिए बाग भी नहीं था। मकान में खिड़कियां तक न थी, मकान में खिड़कियां तक न थी, यानी कि बहुत ही सादा सा घर था। न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें, यानी कि जमीन पर एक भी फर्श भी नहीं है और दीवार पर तस्वीरें भी नहीं है। यह सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, यानी कि सीधा सादा एकदम सरल सा, जो ग्रामीण भाग में रहते हैं वैसा, जैसा पर एक देहाती, यानी कि यहाँ पर एक छोटे किसान का गृहस्थ था, घर परिवार था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था को ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं, यानी कि आनंदी अपने पति के घर को बहुत ही जल्दी यहाँ पर समझ लेती है और उनके उस घर के रहने में अपने आप को अनुकूल बना लेती है। उस अवस्था के साथ रहने के लिए वह अनुकूल बना लेती है, ऐसा अनुकूल बना लेती है कि उन्होंने इसके पहले कोई भोग विलास की चीजें देखी है न हो। उदाहरण के लिए भोग विलास यानी कि फ्रिज हो, मिक्सर हो, यहाँ पर टीवी हो, ऐसे भोग विलास की चीजें कभी, वॉशिंग मशीन हो, ऐसे भोग विलास की चीजें कभी देखी ही न होगी। ऐसे अपने आप को उस घर में, यहाँ पर घर में अनुकूल बनाकर रहने लगती है। तो देखिए अब दूसरे भाग में, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो।
जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। यानी कि लाल बिहारी सिंह कौन है? श्रीकंठ का छोटा भाई। और यहां पर आनंदी को कहता है कि यहाँ पर दोपहर के समय धूप कड़कड़ाती, उसी समय दो चिड़िया लेकर आ जाता है, मांस लेकर आ जाता है और आकर अपने भावज से कहता है कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है, ऐसे उसे कह देता है। तो आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, यानी कि नया पदार्थ, नया खाना बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से भी अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो यहाँ पर दोपहर के समय दो चिड़िया लाकर जैसा पर लाल बिहार सिंह आनंदी को बनाने के जैसा पर पकाने के लिए कहता है। तो उसी समय आनंदी पहले से भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। फिर से उन्हें नया व्यंजन बनाना पड़ा। तो इस मांस में उन्होंने क्या किया, यानी क्या पर ज्यादा सभी जो बचा हुआ घी डाल दिया। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, किफायत यानी कि यहाँ पर बचत, उड़िताय क्या जाने, उसने सारा घी मांस में डाल दिया। और उसके बाद लाल बिहारी सिंह खाने को बैठा तो दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, ऐसे अपने भावज से पूछता है। आनंद ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी लाया है, इतना जल्दी उठ गया? तो यहाँ पर आनंद ने कहा कि यहाँ पर घी मांस में क्यों नहीं पड़ा है। ऐसे पूछने के बाद लाल जैसा पर आनंद ने कहती है कि घी मांस में सब पड़ गया है। ऐसे कहने के बाद लाल बिहारी सिंह जोर से चिल्लाकर अपने भाव से कहता है कि परसों तो 2 दिन पहले तो मैंने घी लाया है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, इतनी जल्दी कैसा समाप्त हो गया, ऐसे वह कहता है। तो इसके जवाब में आनंदी कहती है, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। तो जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुब्धता से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर यहाँ पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह टिढ़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। तो देखिए यहाँ पर एक सूखी लकड़ी की तरह जल्दी कैसे जलती है ना सूखी लकड़ी, उसी तरह क्षुब्धता से बावला यानी कि क्षुब्धता यानी कि हसीबू, बावला यानी कि हुच्च। तो यहाँ पर क्षुब्धता से क्षुब्धता से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है, क्रोध हो उठता है, चिढ़ाता है। तो उसी तरह लाल बिहारी अपने भावज के ऊपर जैसा पर क्रोधित हो उठता है और टिड़ाई बहुत बुरी मालूम हुई उन्हें, उनकी बातें बहुत ही बुरी लग जाती है। तो वह तिनक कर यानी कि गुस्से से बोला, मायके में तो यहाँ पर चाहे घी की नदियाँ बहती हो, यानी कि अपने आनंदी के पिता के घर में तो घी की नदियाँ बहती हो, ऐसे उन्हें गुस्से से कह देता है। ऐसे तुमने खाने में घी यहाँ पर बहा रही हो, ऐसे उन्हें गुस्से से कहता है। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं चाहती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वह इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। तो आनंदी जैसा पर एक स्त्री सब कुछ सह लेती है, लेकिन अपने मायके की बेइज्जती कभी सही नहीं सकती, अपने मायके की निंदा कभी उनसे सही नहीं जाती। तो आनंदी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने के बाद आनंदी कहने लगती है कि अपना मुंह फेर कर बोलती है, अगर हाथी मरा भी तो 9 लाख का,
वह इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं, यानी कि इतना घी हमारे मायके में है, जैसा पर जो काम करने वाले नित्य नाही कहार जो काम करने के लिए आते हैं वह घी खा कर जाते हैं, उतना घी हमारे मायके में है, ऐसा कह देती है। यानी कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, यानी कि हाथी मर जाता है तो वह हाथी 9 लाख में बिक जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो आगे देखिए, लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर फटक दी और बोला जी चाहता है कि जी पकड़कर खींच लूं। तो यहाँ पर लाल बिहारी सिंह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है आनंदी पर, वह क्रोधित हो जाते हैं और जो खाना खा रहे थे ना वह थाली उठाकर फटक देते हैं जमीन पर और जोर से बोलने लगते हैं कि जहाँ पर बोला जी चाहता है, मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी जुबान पकड़कर खींच लूं, ऐसे गुस्से से अपने भावत से कह देता है। तो आनंदी को भी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली वह होते तो आज इसका मजा चखाते। तो वह अपने पति की बात कहती है यहाँ पर, अगर मेरे पति होते तो यहाँ पर आज तुम्हें मजा इसका चखाते, ऐसे कह देती है। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रह गया, यानी कि जैसा पर जो अनपढ़ जो था, अपढ़ जो ठाकुर जो था उनसे सहा नहीं गया। तो उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, किसकी? लाल बिहारी सिंह की। जब चाहता उस पर हाथ साफ कर देता, यानी कि हाथ साफ करना, यानी कि जब चाहता मन चाहता तब उन्हें पीट देता था। तो खटाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो यहाँ पर अनपढ़ था लाल बिहारी सिंह, तो लाल बिहारी सिंह कहने लगता है कि उसकी स्त्री एक साधारण सी जमींदार की बेटी थी, तो जब चाहे वह क्या करता था उस पर बौछारें करता था, गालियों की, उन्हें मारता था, जब चाहे पीटता था उन्हें। तो उसी गुस्से के साथ साथ आनंदी पर खटाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक देता है। खटाऊ यानी कि जो लकड़ी की बनी हुई पादुक होती है, चप्पल होती है, वह खटाऊ जो होती है वह उन्हें जोर से फेंक देता है और बोला जिस गुमान पर भूली हुई हो, यानी कि जिस अहंकार पर भूली हुई हो, तो यहाँ पर वो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी, यानी कि श्रीकंठ को भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा, उसके नाम पर तुम बहुत ही आज नाच रही हो, ऐसा उन्हें कहना था। तो आनंदी ने हाथ से खटाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में यहाँ पर बड़ी चोट आई, उन्होंने सिर जो जोर से खटाऊ फेंक देती है तो सीधे सिर पर आकर लगने ही वाली थी, तब यहाँ पर हाथ से उसको रोक लिया और यहाँ पर हाथ से रोकने का प्रयास जब उन्होंने आनंद ने किया तब वह सीधे हाथ पर लग कर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर हाथ को बहुत ही बड़ी चोट आ जाती है। तो क्रोध के मारे हवा से हिलती पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई, यानी कि गुस्से के कारण हवा से हिलते हुए, जो हवा से पत्ते हिलते हैं ना, वैसे कांपती हुई वह अपने रूम में, अपने कमरे में आकर खड़ी हो जाती है। तो स्त्री का बल और साहस माना और मान और मर्यादा पति तक है, यानी कि स्त्री का बल, स्त्री की शक्ति, अपने पति के घर में उनके पति होते हैं, उनकी शक्ति, उनका मान, उनका सम्मान, सब कुछ पति ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो उसे अपनी पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। तो एक स्त्री को अपने पति के घर में अपने पति के बल और अपने पति के पुरुषत्व का ही घमंड होता है। तो आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। तो आनंदी खून का घूंट पी गई, यानी कि बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्रोधित आ जाता है। यहाँ पर उनको खून का घूंट पीकर रह जाना, क्रोध को दबाकर बैठ जाना, यह मुहावरे का अर्थ है। तो प्रिय छात्रों, आज के दिन हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। आगे आने वाला पीरियड में अगला जो बचा हुआ पाठ को हम देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।